हेलो एवरीवन, वेलकम टू एआई साइंसेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फिज़िक्स पोर्शन से है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो इस टॉपिक में हम आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ही हम सिर्फ पढ़ेंगे, और उसके अलावा जो है कुछ बेसिक पॉइंट्स जो है वो भी क्लियर करने ज़रूरी है। तो चलो शुरू करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि फोर्स होता क्या है। तो फोर्स क्या है, जनरली हम क्या बोलते हैं, फोर्स क्या है, डिनोट क्या करते हैं हम, पुश एंड पुल। पुश और पुल को क्या बोलते हैं हम, फोर्स। लेकिन एक्चुअल में पुश और पुल जो है फोर्स नहीं है। ये पुश एंड पुल क्या है, ये इफेक्ट है फोर्स के। फोर्स तो दिखाई नहीं ना देती है। फोर्स को जो है हम जज कर सकते हैं उसके इफेक्ट्स के साथ। जब किसी बॉडी पे कोई इफेक्ट होता है तो उस तरह से जो हम फोर्स को जज कर सकते हैं। पुश एंड पुल क्या है, ये इफेक्ट है फोर्स के। तो फोर्स को कैसे हम डिफाइन करेंगे। Force is defined as an external agent which changes or tends to change the state of rest or uniform motion of a body, or changes the direction of the body or deforms the body। तो क्या है, फोर्स क्या है, एक एक्सटर्नल एजेंट है जो चेंज या टेंड्स टू चेंज करता है स्टेट ऑफ रेस्ट, कोई चीज़ स्टेट में है उसको चेंज कर रहा है, या यूनिफॉर्म मोशन में है कोई बॉडी, उसका जो है मोशन को चेंज कर रहा है। या क्या है कि कोई किसी बॉडी, कोई चल रही है बॉडी या रुकी हुई है तो उसकी भी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, या डिफॉर्म कर रहा है बॉडी को। डिफॉर्म मीन्स उसका शेप एंड साइज को भी चेंज कर रहा है। उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, फोर्स। और फोर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल एफ से, या एफ और एक एरो लगा देते हैं। अब ये एरो क्यों लगा देते हैं, क्योंकि फोर्स क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर को हम कैसे डिनोट करते हैं, एरो लगाते हैं, या जैसे एफ के ऊपर एरो लगा दिया, या एफ के ऊपर हम डैश या बार लगा देते हैं। तो इसका क्या मतलब है कि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स are used in everyday action like pushing, pulling, lifting, stretching, twisting, pressing वगैरह। ये सब क्या है, ये फोर्स जो हम यूज़ करते हैं, ये सब उसके इफेक्ट्स जो है हमें दिखाई देते हैं। पुश करें, पुल करें, लिफ्ट कोई चीज़ उठाएं, स्ट्रेच करें जैसे स्प्रिंग स्ट्रेच करें, रबर स्ट्रेच करें, ट्विस्ट करें किसी चीज़ को, या प्रेस करें, तो ये सब क्या है, फोर्सेस के एक्शन से, मीन्स इफेक्ट्स हैं उसके। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है कि फोर्स क्या क्या कर सकती है, क्या कर सकती है, कैन प्रोड्यूस कैन प्रोड्यूस मोशन इन ए स्टेशनरी बॉडी। अगर कोई चीज़ जो है स्टेशनरी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फुटबॉल है, ठीक है ना, इस फुटबॉल को, ये क्या है, स्टेशनरी है, मीन्स रेस्ट पे है ये। इस फुटबॉल को अगर हम लात मारेंगे तो हमने इस पर फोर्स अप्लाई की, तो वो क्या हुआ कि ये फुटबॉल जो है इस स्टेट से, ए स्टेट से अब कहाँ पे चले गया, बी स्टेट में। मीन्स इसने क्या कर दी, अपनी स्टेट जो है चेंज हो गई। पहले ये रेस्ट पे था, अब ये मोशन में आ गया, अब ये मोशन में आ गया। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स क्या कर सकती है कि इट कैन प्रोड्यूस मोशन इन स्टेशनरी बॉडीज। ठीक, दूसरा क्या है, इट कैन स्टॉप मूविंग ऑब्जेक्ट्स। अब कोई चीज़ चल रही है, जैसे फुटबॉल ही जो है, किसी ने लात मारी है और फुटबॉल चल रहा है, तो हमने उसे रोकने के लिए क्या करना है, फोर्स को अप्लाई करना है। और वो मोशन में थी बॉडी, अब वो बॉडी जो है रुक गई। तो इसका क्या मतलब हुआ कि फोर्स ने क्या इफेक्ट प्रोड्यूस किया कि वो जो मूविंग बॉडी थी उसको रोक दिया, इट कैन स्टॉप द मूविंग बॉडी। थर्ड वन क्या है, कैन चेंज द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज। मीन्स ये स्पीड भी चेंज कर सकता है और डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल हम साइकिल चला रहे हैं, ठीक है ना, अब हमने क्या कर दिया, थोड़ी ज़्यादा फोर्स लगा दी तो स्पीड भी बढ़ गई साइकिल की। ठीक, या कैसे बोलेंगे कि हमने फुटबॉल को लात मारी, वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, हमने फिर ज़ोर से लात मारी, मीन और जो है फोर्स दे दी उसको, और उसमें जो है और ज़्यादा एक्सेलरेशन हो गई। या डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, कोई चीज़ जो है मूविंग बॉडी आ रही है और हमने जो है फोर्स अप्लाई की,
तो वो अगर लेफ्ट साइड, जैसे यहाँ से कोई बॉडी आ रही है, मूव करके आ रही है, तो हमने यहाँ से फोर्स अप्लाई की इस बॉल पे, फॉर एग्जांपल ये बॉल ऐसे आ रहा है, तो हमने इस साइड से फोर्स अप्लाई की और ये कहाँ के लिए जाएगा, इस साइड के लिए जाएगा, मीन्स डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। ये भी किसका है, इफेक्ट है फोर्स का। कैन, या क्या कर सकते हैं हम, कैन चेंज द डायमेंशंस ऑफ बॉडी। डायमेंशंस ऑफ बॉडी हमको हम कैसे समझेंगे कि शेप एंड साइज को भी जो चेंज कर सकता है। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया कि एक स्प्रिंग था, ठीक है, उस स्प्रिंग को हमने जो है खींचा, ठीक, तो उससे क्या है, उसका साइज भी चेंज हो गया, उसकी लेंथ बढ़ गई। या उसी को हमने प्रेस किया तो उसकी लेंथ जो है हमने क्या कर दी, छोटी कर दी। या स्पॉन्ज का स्पॉन्ज है, या स्पॉन्ज का जो बॉल है, तो उस पर हमने फोर्स अप्लाई की, तो उससे क्या हो गया कि उसका शेप और साइज जो है कम हो गया। ठीक, ये है इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। नेक्स्ट देखते हैं हम यूनिट्स ऑफ फोर्सेस के क्या क्या है। इन सीजीएस सिस्टम एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन। ये जो है आप नोट कर लेना, ये जितने भी यूनिट्स हैं फोर्स के, सीजीएस सिस्टम में एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, डाइन। और वन डाइन कितना होता है, वन डाइन होता है 1 ग्राम इंटू सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वेयर। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्राम इंटू सेंटीमीटर इंटू सेकेंड इनवर्स स्क्वेयर। मीन्स ये पहले नीचे था, डिनोमिनेटर में था, सेकेंड स्क्वेयर कहाँ पे था, डिनोमिनेटर था, और जब हम डिनोमिनेटर से इसको ऊपर लाएंगे तो क्या करेंगे, माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, यहाँ पे हमें -2 करना पड़ेगा। ठीक, और एसआई यूनिट क्या है फोर्स का, एसआई यूनिट है न्यूटन। फोर्स का एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन। और 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 1 kg इंटू मास अपॉन सेकेंड स्क्वेयर। अब इस सेकेंड को अगर जब हम ऊपर चढ़ाएंगे तो क्या बनेगा, kg इंटू मास kg इंटू मास नहीं, सॉरी ये मीटर है, यहाँ पे क्या है, हाँ, kg या है मास 1 kg, ये है मीटर, और ये है सेकेंड का अपॉन सेकेंड स्क्वेयर। तो kg इंटू मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स स्क्वेयर। और 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन इज इक्विवेलेंट टू दैट फोर्स विच कैन प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर इन ए बॉडी ऑफ 1 kg। मीन्स 1 kg मास की अगर कोई बॉडी है और उसमें कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, तो उस उतनी सी फोर्स को हम क्या कहते हैं, 1 न्यूटन। याद रहा, न्यूटन क्या है, फोर्स दैट कैन प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन। 1 kg, देखो यहाँ पे हम समझेंगे कि ये 1 kg मास है, ये क्या है, 1 kg मास, और इस पे हमने जो है फोर्स अप्लाई की, और इतनी फोर्स अप्लाई की कि एक्सेलरेशन इसमें कितनी प्रोड्यूस हुई, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर एक्सेलरेशन इसमें प्रोड्यूस हुई, किसमें, 1 kg मास ऑफ बॉडी में। तो वो जितनी फोर्स लगी उसको हम क्या कहेंगे, 1 kg मास ऑफ बॉडी में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने में जितनी फोर्स लगी, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, न्यूटन, 1 न्यूटन। समझ आई, 1 kg मास ऑफ बॉडी जो है उसमें एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने में जितनी फोर्स लगी उसे हम क्या कहते हैं, 1 न्यूटन। और 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 10⁵ डाइन। अदर यूनिट्स क्या है फोर्स के, पाउंड फोर्स भी इसका यूनिट है, पॉन्डल भी इसका है, किप भी है, और किलो पाउंड भी है। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, डायमेंशन ऑफ फोर्स। मीन डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है फोर्स का, तो क्या है, m इंटू एल इंटू टी का क्या है, इनवर्स स्क्वायर। अब ये कैसे निकालते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूले, जब हम सिर्फ फिजिक्स में जो है बेसिक लेक्चर पढ़ेंगे, उसमें जो है हम आपको सिखाएंगे कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़ का हम कैसे निकालते हैं। या हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, देखो इस वाले का तो यहाँ ही सीख जाते हैं हम, क्या है कि फोर्स किसके बराबर होती है, ये यहाँ पे बताते हैं आपको। वो पेज इंसर्ट करता हूँ मैं। फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है,
तो मास का डायमेंशनल यूनिट क्या है, कैसे लिखते हैं हम इसको, एम। और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है, अगर हम यहां से देखें कि वेलोसिटी, वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है, स्पीड इन ए डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी क्या होगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जैसे स्पीड होता है ना, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड के केस में डायरेक्शन जरूरी नहीं है, लेकिन वेलोसिटी के केस में डायरेक्शन है। ठीक, तो वेलोसिटी को क्या लिखेंगे हम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। समझ आई, ये देख लेना। तो वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या लिखेंगे, डायमेंशन यूनिट क्या है इसका, एल। और टाइम को कैसे लिखते हैं हम इसको, टी। तो वेलोसिटी क्या बन जाएगी हमारे पास, वेलोसिटी का डायमेंशनल यूनिट क्या बन जाएगा, एल अपॉन टी। ठीक है, या इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं, एल टी की पावर -1, क्योंकि टी को जब हम ऊपर चढ़ाएंगे तो क्या क्या करेंगे, हम इसको -1 लिखेंगे। अब यहाँ से देखेंगे हम कि एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। तो ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होगा हमारे पास, एल अपॉन टी का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि एल अपॉन टी क्या है, एल अपॉन टी क्या है, वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या बोलते हैं हम, एक्सेलरेशन। तो ये किसका आएगा, मीन्स एल अपॉन टी का स्क्वायर बन जाएगा उस फॉर्मूले से। अब एक्सेलरेशन क्या हो गया हमारे पास, एल अपॉन टी का स्क्वायर। और यहाँ पे अगर हम देखें, अब एक्सेलरेशन ये वाला यूनिट जो है आपने कहाँ पे लगाना है, इसकी जगह पे, और एम आपने कहाँ पे लिखना है, इसकी जगह पे। तो फोर्स क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए है, एम ए। तो फोर्स क्या क्या डायमेंशनल यूनिट हो जाएगा, एम के लिए क्या लिखेंगे हम, कैपिटल एम मास के लिए, इंटू एक्सेलरेशन के लिए क्या लिखेंगे, एल अपॉन टी स्क्वायर। तो इस टी स्क्वायर को जब हम ऊपर चढ़ाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, एम इंटू एल इंटू टी का इनवर्स स्क्वायर, ये ऐसे लिखेंगे हम। ठीक है ना, तो यही हमने यहाँ पे भी लिखा है कि डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या है, एम इंटू एल इंटू टी का इनवर्स स्क्वायर। फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है, वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। ठीक, अब हम देखते हैं पहले, देखो ये बेसिक सा है कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ये आपको याद कर रखना ही रखना। स्केलर क्वांटिटी क्या होगी, दे हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी, जिसका मैग्नीट्यूड भी होगा और उसकी डायरेक्शन भी होगी। तो फोर्स क्या है, फोर्स का मैग्नीट्यूड भी है और फोर्स का डायरेक्शन भी है। तो इसलिए हम फोर्स को क्या लेके चलते हैं कि ये फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है स्केलर क्वांटिटीज की, वो हम सिंपल अर्थमेटिक मीन से कर सकते हैं। लेकिन स्पेशल रूल्स होते हैं नीडेड फॉर वेक्टर क्वांटिटीज की एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। एग्जांपल्स क्या क्या है स्केलर क्वांटिटीज की, एग्जांपल्स जो है आपको अच्छे से देखनी है कि स्केलर मास भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी, टाइम भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी, स्पीड भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी, डेंसिटी भी, और टेम्परेचर, ये सब जो है स्केलर क्वांटिटीज की एग्जांपल है। जैसे स्पीड है, तो स्पीड हमने फॉर एग्जांपल हमने स्पीड की कि स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो 60 की जो स्पीड है वो हमने किसी डायरेक्शन में नहीं कहा है कि किसी डायरेक्शन में है, नहीं है ना, तो इसीलिए हम स्पीड को क्या बोलते हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर हम देखें कि वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी क्या है तो ये स्पीड, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। यहाँ पे हम डायरेक्शन की भी बात करें कि अगर हमने 60 मैग्नीट्यूड बता दिया तो हमने डायरेक्शन भी बतानी है कि स्ट्रेट लाइन में जा रहा है या लेफ्ट है, राइट है, क्या डायरेक्शन है। तो
वो होगी हमारी वेक्टर क्वांटिटी। उसको हम, उस स्पीड को हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी। ठीक, तो वेक्टर क्वांटिटी की एग्जांपल्स क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन, ये सब जो है वेक्टर क्वांटिटीज की एग्जांपल्स हैं। आई होप आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज में समझ आ गई। स्केलर क्या है, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, जिसे हम मैग्नीट्यूड से ही डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत है और हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत है। जैसे हम स्पीड को ही ले लें, अगर हमने स्पीड कह दिया कि 60 किलोमीटर पर आवर, तो जो 60 है वो उसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना। तो डायरेक्शन हमने इसमें, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो हमने कहना है कि 60 किलोमीटर तो है, लेकिन किस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी बतानी है हमें। तो इसलिए वो कौन सी वेलोसिटी क्या बन जाएगा हमारी, फिर एक वेक्टर क्वांटिटी। आई होप आपको समझ आ गई। नेक्स्ट देखते हैं हम टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस को हम अनगिनत तरीके से जो है बता सकते हैं कि कोई मैग्नेटिक है, कोई मस्कुलर है, कोई न्यूक्लियर है, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ठीक है ना। जनरली हम दो तरह से जो है इन्हें क्लासिफाई करते हैं, कंटैक्ट नॉन कंटैक्ट फोर्सेस, और दूसरी हमारे पास कौन सी है, एक नॉन कंटैक्ट फोर्सेस और दूसरी है कंटैक्ट फोर्सेस। नॉन कंटैक्ट फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जहाँ पे बॉडीज के बिटवीन में कोई कंटैक्ट नहीं है, मीन्स फिजिकल कंटैक्ट नहीं है बॉडीज के बीच में। ठीक, मीन्स जो फोर्स लगा रहे हैं, उन जो फोर्स लगा रहा है और जिस पे फोर्स लग रही है, वो जो दो बॉडीज हैं उनके बीच में फिजिकल कंटैक्ट नहीं है। इनको हम कहते हैं नॉन कंटैक्ट फोर्स। ठीक है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, एक नॉन कंटैक्ट फोर्स है। मीन जैसे अर्थ सन के बीच में जो फोर्स है, या हमारे एटमॉस्फेयर में हम चीज़ ऊपर फेंकते हैं वो नीचे आती, तो क्या वो जब ग्रेविटेशनल पुल उसको खींचता है, क्या वो डायरेक्टली कांटेक्ट में होते हैं, फिजिकल कांटेक्ट होता है उनके बीच में, नहीं। तो इसलिए हम इन्हें किस कैटेगरी में रखते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्सेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, जो जैसे चार्ज बॉडीज के बीच में जो फोर्सेस है, तो वो भी क्या है हमारे नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। या मैग्नेटिक फोर्स है, वो भी क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। जैसे यहाँ पे हमने एक मैग्नेट ले लिया, ये क्या है, एक मैग्नेट है, और यहाँ पे हमने आयरन नेल ले ली, ठीक है ना। यहाँ पे हमने आयरन नेल्स ले ली, तो अब हम आयरन नेल्स को धीरे धीरे आहिस्ता करेंगे, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जब आ जाएंगे तो मैग्नेट इनको जो है अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है ना। अब जहाँ से इसने अट्रैक्ट किया वहाँ तक ये फिजिकली इसके टच में नहीं था, सिर्फ इसका क्या था, एक मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड था वहाँ तक। जब ये नेल उस फील्ड के अंदर आ गई, जैसे ये मैग्नेट है और ये नेल है, तो ये मैग्नेट का फील्ड है, यहाँ से ये मैग्नेट का फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है ये, यहाँ तक मैग्नेट जो है अट्रैक्ट कर सकता। जो ही हमने इस नेल को यहाँ तक ले आए, ठीक है, तो यहाँ से आगे ये खुद इसके साथ अट्रैक्ट हो जाएगी। अब मैग्नेट तो यहाँ था, नेल तो इससे काफ़ी दूर थी, लेकिन वो वहाँ तक क्या था, एक मैग्नेट का फील्ड था, वो उसे जो है अपनी तरफ खींच गया। अब कंटैक्ट फोर्स कौन सी होगी हमारी, कंटैक्ट फोर्स होंगी जहाँ पे दो बॉडीज के बीच में जो है डायरेक्ट कंटैक्ट है। जैसे मस्कुलर फोर्स, हम चल रहे हैं, कोई चीज़ उठा रहे हैं, तो हम जिस चीज़ को उठा रहे हैं वो हमने पकड़ी है, और वहाँ पे डायरेक्ट कंटैक्ट है आ, हम में, मीन या दो ऑब्जेक्ट्स में जो है डायरेक्ट कंटैक्ट है, फोर्स लगाने वाले पे भी और जिस पे फोर्स लग रही है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या है, फ्रिक्शन क्या होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, मीन जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उस डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगती है, ठीक। और क्या हमारे पास अप्लाइड फोर्सेस, अप्लाइड फोर्सेस क्या है, जैसे हम किसी चीज़ को पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम क्या डायरेक्ट उस ऑब्जेक्ट के क्या है कांटेक्ट में, फिजिकली कांटेक्ट है। जैसे यहाँ पे कोई बॉक्स रखा हुआ है, अब हम यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे हाथ रखे, ठीक है ना, तो हम जो है उसको धक्का दे रहे हैं, ठीक। तो वो क्या है कि डायरेक्ट कांटेक्ट है, फिजिकल कांटेक्ट है बिटवीन किस किस के, जो फोर्स अप्लाई कर रहा है और जिस पे फोर्स, इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रही है उसके बीच में जो डायरेक्ट कांटेक्ट है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं कि ये जो है कांटेक्ट फोर्सेस हैं। और नॉर्मल फोर्स, अब ये नॉर्मल फोर्स क्या होती है, इसे हम कैसे समझते हैं, देखो अगर ये कोई सरफेस, ये मेज है, ठीक है ना, ये कोई टेबल है, ठीक, इस पे हमने कोई चीज़ रखी है, इस पे हमने कोई बॉक्स रखा है, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये बॉक्स जो है परपेंडिकुलर टू द सरफेस पे क्या लगा रहा है, अपनी फोर्स लगा रहा है,
ठीक है ना, जो इसका वेट है। ठीक, लेकिन ये जो सरफेस है ये भी परपेंडिकुलर किसके, इस सरफेस पे के जो है परपेंडिकुलर जो है फोर्स नीचे से लगा रही है ताकि ये बॉक्स इस पे टिक पाए। अगर इस पे क्या है, अगर इसका वेट ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल कि ये जो बेंच है या ये जो डेस्क है, ये अगर कितना वेट उठा सकता है, मान के चलो कि 50 kg तक ये उठाएगा। तो जब ये 50 kg का, अगर ये यहाँ पे है कितना है 50 kg, 50 kg होल्डिंग कैपेसिटी है इस टेबल की। ठीक है, तो 50 kg तक ये वेट जो है संभाल सकता है। तो ये फोर्स जो है ऐसे लगा रहा है बॉक्स, ठीक है ना, परपेंडिकुलर। और ये जो सरफेस या ये जो टेबल है ये भी नॉर्मल फोर्स लगा रहा है किस पे, उस मास पे, वो जो केजी है, वो जो ऑब्जेक्ट है उस पे जो है, ताकि ये उसको होल्ड कर पाए। अगर इसका वेट जो है 50 से हमने 60 कर दिया, तो इसकी फोर्स जो है, जो इसने इसकी फोर्स जो लगी है वो क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो उसकी वजह से ये ब्रेक हो जाएगा जिस बेंच पे या जिस डेस्क पे हमने ये चीज़ रखी है। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक बॉडी के ऊपर अगर कोई दूसरी बॉडी है, तो जो ऊपर वाली बॉडी है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, लेकिन जो जिस बॉडी के ऊपर जो बॉडी है, ठीक है ना, तो वो भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है उसको होल्ड करने के लिए फोर्स लगा रहा है। तो वो क्या है, हमारी नॉर्मल फोर्स। और इस नॉर्मल फोर्स को हम और क्या कहते हैं, सपोर्ट फोर्स भी बोलते हैं, सपोर्ट फोर्स, क्योंकि ये सपोर्ट कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। अच्छा, अब देखो नाम से ही पता चल रहा है कि बैलेंस फोर्स कौन सी है और अनबैलेंस्ड फोर्स कौन सी है। बैलेंस्ड फोर्स क्या होंगी, इक्वल एक्टिंग, equal force acting in opposite directions which do not change the state of rest or uniform motion of an object are said to be balanced forces। balanced forces कौन सी होंगी, जो चेंज नहीं कर पाएंगी स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर कोई चीज़ स्टेट में है उस पर अगर बैलेंस फोर्स लग रही है तो वो स्टेट में ही, वो रेस्ट में ही रहेगी। और अगर कोई चीज़ जो है यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है, कोई ऑब्जेक्ट, और हम उस पर बैलेंस फोर्सेस लगा रहे हैं, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेंगी। अब इसे कैसे समझते हैं, ज़रा ध्यान देना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक बॉक्स रखा है, यहाँ पे हमने एक बॉक्स रखा है, हम यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कितनी, ये मान के चलो 10 न्यूटन की फोर्स हम यहाँ से दे रहे हैं इसको। और यहाँ से एक और बंदा जो है इसको धक्का दे रहा है, एक पर्सन ए जो है यहाँ से इसको धक्का दे रहा है इस ऑब्जेक्ट को, और पर्सन बी जो है यहाँ से धक्का दे रहा है इस ऑब्जेक्ट को। पर्सन ए कितनी फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन, और पर्सन बी भी कितनी फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन। अब 10 न्यूटन जो है पर्सन ए भी लगा रहा है इस डायरेक्शन में, और पर्सन बी भी जो है 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में। तो क्या ये अगर रेस्ट में थी, ये बॉक्स रेस्ट पे था, स्टेशनरी था, क्या इसमें कोई चेंज आएगी, ये किसी एक पर्टिकुलर साइड जाएगा? नहीं, ये रेस्ट में था और रेस्ट पे ही रहेगा। तो ये जो बैलेंस फोर्सेस हैं कौन सी होंगी, कि अगर 10 न्यूटन हमने एक साइड लगाई और 10 न्यूटन जो है अपोजिट साइड में भी उतनी ही फोर्स लगी, तो उन फोर्स को क्या बोलते हैं हम, बैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस फोर्स जो है, अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो वह रेस्ट पे ही रहेगी, उसमें जो है कोई भी चेंज नहीं आने वाली। अब अगर हम मोशन की बात करें, यूनिफॉर्म मोशन के केस में अगर बैलेंस्ड फोर्स लगती है, यूनिफॉर्म मोशन के केस में अगर बैलेंस्ड फोर्स लगती है तो क्या होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम मान के चलेंगे कि एक कार जो है चल रही है, ठीक है ना, डायग्राम देख लेना ऐसी है, ठीक है। अगर कोई कार जो है यूनिफॉर्म मोशन पे चल रही है, तो अगर हम यहाँ से उसको और जैसे जोर लगाते हैं, कोई और फोर्स अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से भी 10 न्यूटन की फोर्स जो है उस पर अप्लाई की। जब हमने एक साइड से अगर अप्लाई की तो उसमें क्या है, उसका मोशन जो है बढ़ जाएगा ना। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, साथ में ही यहाँ से 10 न्यूटन की अपोजिट फोर्स भी लगा रहे हैं, समझ रहे हो बात को। तो अब क्या है कि वो उसकी जो स्पीड थी, वो जिस मोशन में जा रही थी, वो जो है पर्टिकुलर उसी मोशन में ही जाएगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
क्योंकि जितनी फोर्स 10 न्यूटन की यहाँ से लगी उतनी ही 10 न्यूटन की फोर्स जो है यहाँ से भी लगी। अगर एक साइड से, अगर इस साइड से जो 10 न्यूटन की फोर्स लगी, लेकिन इस वाली साइड से, दूसरी साइड से, जो फ्रंट साइड से जो 10 न्यूटन की फोर्स नहीं लगी, तो हम बोलेंगे कि नहीं, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। लेकिन उस साइड से भी, अपोजिट साइड से भी उतनी ही फोर्स लग रही है, तो इसकी स्पीड पे कोई भी असर नहीं होने वाला। ठीक, आई होप आप समझ गए। अनबैलेंस्ड फोर्स कौन सी होगी? जब अनइक्वल फोर्सेस एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, विच चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सेड टू बी अनबैलेंस्ड फोर्सेस। मीन्स अनइक्वल फोर्सेस जब अपोजिट डायरेक्शन में लगती हैं तो उन फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अब हम इसके लिए देखते हैं कि रेस्ट के केस में क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने एक बॉक्स रखा है, ठीक, ये बॉक्स है कोई, हम यहाँ से कितनी फोर्स लगा रहे हैं? मान के चलो 20 न्यूटन जो है यहाँ से फोर्स लगा रहा है कोई पर्सन इसको, और यहाँ से कितनी फोर्स लग रही है? 10 न्यूटन। अब ये क्या अनबैलेंस्ड फोर्सेस है ना, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन से फोर्सेस क्या है, एक साइड से ज़्यादा लग रही है और एक साइड से कम लग रही है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि अगर ये बंदा यहाँ से, पर्सन ए जो है 20 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है इस बॉक्स पे, और ये पर्सन जो है 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है अपोजिट साइड से इस बॉक्स पे, तो ये बस बॉक्स जो है कहाँ के लिए शिफ्ट हो जाएगा? ये बॉक्स यहाँ के लिए शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इस साइड से जो है फोर्स ज़्यादा लग रही है। अब ये जो चीज़ रेस्ट में थी, क्या अब वो रेस्ट में रही जब अनबैलेंस्ड फोर्स लगी? तो जब अनबैलेंस्ड फोर्स लगती है तो कोई चीज़ जो रेस्ट पे होती है वो रेस्ट पे नहीं रहती। अब अगर हम बात करें मोशन में, अगर कि कोई चीज़ मोशन में है, जैसे हमने पहले पढ़ा कि बैलेंस फोर्स के केस में क्या होता है कि अगर कोई चीज़ मोशन में भी है, यूनिफॉर्म मोशन में है, अगर उस पर बैलेंस फोर्स लग रही है तो उसके मोशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। लेकिन इस केस में हम देखते हैं कि वही गाड़ी वाली, अगर हम एग्जाम्पल यहाँ पे ले लें तो इस केस में क्या करेंगे हम कि यहाँ से कितनी फोर्स लगा रहे हैं हम? 20 न्यूटन। तो रखो फॉर एग्जाम्पल कि इसका जो मोशन था, इसकी जो स्पीड थी वो 50 किलोमीटर थी, ठीक है ना, 50 किलोमीटर पर आवर। अब जो है एक साइड से हमने लगाई और अपोजिट में कितनी फोर्स लगा रहे हैं हम? 10 न्यूटन की। तो यहाँ से अगर जब हमने 20 न्यूटन की फोर्स जब हमने लगाई, तो अब इसकी जो यूनिफॉर्म मोशन में जो ये गाड़ी थी, तो क्या अब इसका मोशन जो है यूनिफॉर्म रहेगा? नहीं रहेगा, ये बढ़ जाएगा। जैसे 55 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, या 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है इसकी हो जाएगी। मीन्स इसका यूनिफॉर्म जो मोशन था वो खत्म हो गया। ये बात ज़रूर याद रखना कि जब भी बैलेंस्ड फोर्स किसी भी बॉडी पे लगती है, अगर वो रेस्ट में है तो वह रेस्ट पे ही रहेगी, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। बैलेंस्ड फोर्सेस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अगर अनबैलेंस्ड फोर्स लगती है किसी बॉडी पे, अगर वो रेस्ट में है तो वो अब रेस्ट पे नहीं रहने वाली, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका भी यूनिफॉर्म मोशन में वो नहीं रहने वाली, उसका मोशन भी खराब होने वाला है। नेक्स्ट क्या टर्म आती है हमारे पास? नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स हम किसे कहते हैं? इसको देखो, नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है कि जितनी भी टोटल फोर्सेस लग रही हैं, जितनी भी टोटल फोर्सेस लग रही हैं, उन्हें अगर हम क्या करें, सम करें, तो वो हमारी क्या होती है? नेट फोर्स। अब देखो यहाँ पे आपने क्या याद रखना है। फॉर एग्जांपल, अगर फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में लग रही है, तो हम उसको बोलेंगे कि इसका प्लस मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड क्या रखेंगे हम? उसका प्लस मैग्नीट्यूड। अगर अपोजिट डायरेक्शन में भी फोर्स लग रही है, अपोजिट डायरेक्शन में भी फोर्स लगी, तो हम मान के चलेंगे कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है? माइनस। ठीक, अब वही बॉक्स ले लेते हैं हम। फिर ये बॉक्स जब हमने रखा, यहाँ से हम कितनी फोर्स लगा रहे हैं? 20 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं, और यहाँ से हम 20 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं। मीन्स फोर्स क्या लग रही है? बैलेंस्ड फोर्स लग रही है ना। यहाँ से भी 20 न्यूटन और यहाँ से भी 20 न्यूटन की हम फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स इस केस में क्या है? बैलेंस्ड फोर्स। अब हम रिजल्टेंट या नेट फोर्स अगर हम देखें, तो जो यहाँ से यहाँ के लिए लग रही है फोर्स, उसे हमने क्या कहा कि +20, ठीक है, को प्लस करेंगे हम किसके साथ? ये जो फोर्स यहाँ से इधर के लिए लग रही है अपोजिट डायरेक्शन में,
हम करेंगे -20, ठीक है ना। यहाँ से +20 न्यूटन और अपोजिट साइड से -20 न्यूटन, हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, +20, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -20। तो ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, 0। मीन्स नेट फोर्स कितनी होगी, नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी, 0। किस केस में, बैलेंस के केस में। अब हम देखते हैं अनबैलेंस्ड वाले केस में, कि यहाँ पे हमने बॉक्स ले लिया, यहाँ से हम कितनी फोर्स लगा रहे हैं, 20 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में। तो मैग्नीट्यूड क्या रखेंगे हम, प्लस। किसी एक डायरेक्शन में प्लस रखना है, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस रखना है। तो यहाँ से भी फोर्स जो है लग रही है, तो यहाँ से कितनी फोर्स लग रही है हमारे पास, 10 न्यूटन। तो यहाँ से क्या है, मैग्नीट्यूड क्या होगा उसका, नेगेटिव। ठीक, अब हम देखेंगे कि रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स कितनी लगेगी। तो कितनी लगेगी, दोनों फोर्सेस को हम प्लस कर ये ऐड करेंगे, 20 न्यूटन प्लस यहाँ से क्या है, -10 न्यूटन। तो ये क्या आएगा, +20 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -10 न्यूटन। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी फोर्स लगेगी, अब हमारे पास 20 में से 10 चले गया तो क्या बचा, 10। लेकिन 10 क्या रहा, प्लस या माइनस, बड़ी रकम के साथ क्या है, प्लस। तो +10 न्यूटन जो है फोर्स, नेट फोर्स कितनी होगी हमारे पास, नेट या रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी हमारे पास, 10 न्यूटन। समझ आई। तो अगर रिजल्टेंट फोर्स 10 न्यूटन है तो ये बॉक्स जो है कहाँ के लिए शिफ्ट करेगा, यहाँ के लिए, ये बॉक्स ऐसे शिफ्ट करेगा। ठीक, होप आपको ये सब बातें पता चल गई। बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड, रिजल्टेंट। अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस। इसको जो है चांद तारे दो चार लगा देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम ये देखेंगे कि कैसे है। देखो, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या क्या कर सकती है। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी बात आए कि फोर्स हमने अप्लाई की, जब भी क्या बात आए कि हमने इस पे इतनी फोर्स अप्लाई की, इट मीन्स वो अनबैलेंस्ड फोर्स है। ये दिमाग में बिठा लेना। तो क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या कर सकती है, कैन चेंज द स्टेट, बिल्कुल कर सकती है। अगर कोई चीज़ क्या बोलते हैं, मोशन में है, रेस्ट पे है, तो उसकी स्टेट को चेंज करने वाली। कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बिल्कुल हमने देख लिया। कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट, बिल्कुल अनबैलेंस्ड फोर्स ये भी कर सकती है। कैन चेंज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, बिल्कुल कर सकती है कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट को भी चेंज कर सकती है। अगर फुटबॉल जो है चल रहा है, हमने फिर फोर्स लगा ली, अनबैलेंस्ड फोर्स लगा ली, ज़्यादा फोर्स लगा ली, तो वो जो है उसकी स्पीड जो है ज़्यादा हो जाएगी। या हम फोर्स कम लगा रहे हैं तो उसकी स्पीड जो है कम भी कर सकती है अनबैलेंस्ड फोर्स। कैन चेंज द डायरेक्शन, और डायरेक्शन को भी जो है अनबैलेंस्ड फोर्स चेंज कर सकती है। लेकिन बैलेंस्ड फोर्स क्या करने वाली है, बैलेंस्ड फोर्स इनमें से कोई भी काम नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है, बैलेंस्ड फोर्स लग रही है, तो उस पर वो चीज़ रेस्ट पे ही रहेगी। कोई चीज़ मोशन में है, बैलेंस्ड फोर्स लग रही है, वो चीज़ मोशन में ही रहेगी। डायरेक्शन पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर कोई चीज़ डायरेक्शन चेंज कर रही है तो उसके अपोजिट में भी हम जो है सेम फोर्सेस लगा रहे हैं, तो उसकी डायरेक्शन में भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन बैलेंस्ड फोर्स क्या करेगी, कैन ओनली चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, मीन्स किसी ऑब्जेक्ट की शेप को जो है बैलेंस्ड फोर्स चेंज कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल हम स्पॉन्ज बॉल ले लेते हैं, स्पॉन्ज बॉल ले लेते हैं, यहाँ से भी हम जो है बोथ साइड से जो है हम इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, बोथ साइड से हम इक्वल फोर्स लगा रहे हैं इस बॉल पे। यहाँ से भी 10 न्यूटन की और यहाँ से भी 10 न्यूटन की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी शेप जो है चेंज हो जाएगी। ठीक है, अगर ये रेस्ट में था, रेस्ट में ही रहेगा, लेकिन इसकी शेप जो है चेंज हो जाएगी। अब ये कैसी शेप में चला जाएगा, फॉर एग्जाम्पल इस शेप में आ जाएगा। ठीक है, ये आपको ये हमेशा याद रखना, ये वाला पॉइंट, बैलेंस फोर्स कैन ओनली चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। आई होप अच्छे से समझ आए। अब हम पढ़ेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि इससे पहले जो जितने भी बेसिक कंसेप्ट से जो हमें आगे लगने हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, वो हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसमें हम देखते हैं कि क्या है, एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट or uniform motion along a straight line
अनलेस एंड अनटिल ए नेट एक्सटर्नल फोर्स, देखो नेट की बात की है, नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट, मीन्स कोई भी बॉडी जो है अगर वो रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, तो वो अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, अगर यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन है तो वो कंटिन्यू जो है यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी, जब तक ना बाहर से कोई एक्सटर्नल नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है उस पर अप्लाई होगी। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं फुटबॉल ले लेते हैं, ठीक है ना, फुटबॉल ले लेंगे, ये रेस्ट पे है तो ये रेस्ट पे ही रहेगा, ठीक, जब तक ना हम इससे धक्का दे दें, कोई एक्सटर्नल फोर्स या किक मारे इसे, तब तक ये जो है रेस्ट पे ही रहेगा, ये अपनी स्टेट जो है चेंज करने वाला नहीं है। अगर ये फुटबॉल जो है चल रहा है, ठीक, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन में, तो ये क्या है कंटिन्यू इसी मोशन में रहेगा, जब तक ना कोई एक्सटर्नल फोर्स हम इस पे लगाएं और इसकी स्पीड कम करें या इसको रेस्ट में लाएं, नहीं तो ये कंटिन्यू जो है चलता ही रहेगा। अब यहाँ पे ये नहीं कहना कि ग्रेविटी इस पे तो फोर्सेस भी लगेंगी ना, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगी, अगर कोई चीज़ चल रही है उस पर फ्रिक्शन भी लगेगी, ठीक है ना, सरफेस की फ्रिक्शन भी लगेगी, एयर रेजिस्टेंस भी लगेगा, ठीक है ना। तो हमने ये तीनों चीज़ें निकाल के सिर्फ हम ये बता रहे हैं कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है क्या है, कि अगर कोई चीज़ रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर कोई चीज़ मोशन में है यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन तो वो मोशन में ही रहेगी, जब तक ना हम एक्सटर्नल कोई फोर्स जो है उस पर अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो जो है अपनी स्टेट जो है चेंज नहीं करेगी। अब ये जो 4-5 पॉइंट हैं ये ज़रा ध्यान से सुनना और अच्छे से सुनना। इफ़ ए बॉडी इज अब्जॉर्ब टू बी एट रेस्ट, अगर कोई बॉडी जो है एब्जॉर्ब हमने की कि क्या है वो रेस्ट पे है, ठीक है ना, तो द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। समझ लेना, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो हमसे ये पूछें कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी क्या होगी, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी क्या होगी, जीरो, मीन्स उस रेस्ट की पोजीशन पे कौन सी फोर्सेस एक्ट करेंगी, बैलेंस्ड फोर्सेस, तो बैलेंस्ड फोर्सेस का क्या नेट रिजल्टेंट क्या होता है, नेट फोर्स क्या होती है वो जीरो होती है, याद आया। सेकंड कंडीशन क्या है, इफ ए बॉडी इज ऑब्जर्व टू बी मूविंग with uniform velocity then the net force acting on the body must be zero, होगी ना, अगर कोई यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जो है कोई बॉडी चल रही है, ठीक है, ऑब्जर्व की हमने, तो अगर हम बोलें कि ये जो यूनिफॉर्म मोशन में जो बॉडी है इस पे जो नेट फोर्स क्या कितनी लग रही है, तो नेट फोर्स क्या लग रही है उस पे बैलेंस्ड फोर्सेस लग रही हैं, और बैलेंस्ड फोर्सेस का नेट रिजल्टेंट क्या होता है, जीरो होता है ना, ये याद रखना, तो नेट फोर्स कितनी क्या होगी इस पे, जीरो इस केस में। थर्ड पॉइंट क्या है, इफ ए बॉडी इज ऑब्जर्व टू बी नाइदर एट रेस्ट नॉर इन ए यूनिफॉर्म मोशन, अगर कोई बॉडी जो है ना ही वो रेस्ट में है और ना ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, देन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज नॉट जीरो, मीन्स उस कंडीशन में जो नेट फोर्सेस जो लगेंगी बॉडी पे वो जीरो नहीं होंगी, उनका रिजल्टेंट जो है फोर्सेस का रिजल्टेंट जो है या नेट फोर्स जो है वो जीरो नहीं होगी, क्योंकि ना ही वो रेस्ट में है और ना ही वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में है, तो उसका क्या मतलब होगा कि वहाँ पे कौन सी फोर्सेस लग रहे हैं, वहाँ पे कोई अनबैलेंस्ड फोर्सेस लग रहे हैं, और अनबैलेंस्ड फोर्सेस का जो है नेट रिजल्टेंट क्या होता है, जीरो नहीं होता। चौथा पॉइंट देख लेंगे, इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज नॉट जीरो, बोलता क्या है कि अगर कोई नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी नॉट जीरो है, समझ आई कि क्या है, जो फोर्स नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स जो लग रही है बॉडी पे वो जीरो नहीं है, अगर वो जीरो नहीं है तो इसका क्या मतलब है, वो अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब अनबैलेंस्ड फोर्स लगेंगी देन द बॉडी इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, दैट इज नाइदर एट रेस्ट नॉन इन द यूनिफॉर्म मोशन। होप समझ आई। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो, अब देखो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो मीन्स बैलेंस्ड फोर्सेस लग रही है ना, तो बैलेंस्ड फोर्सेस के कंडीशन में क्या है, कोई चीज़ रेस्ट में है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, कोई चीज़ यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो मोशन में ही रहने वाली है, देन द बॉडी मस्ट बी आइदर एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। वो 5 के 5 पॉइंट आपको जो है
बड़े बेहतरीन तरीके से समझ आए। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, अब ये भी देख लेना जरा। दिस प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी टू कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्टेड बाय ए नेट रिजल्टेंट फोर्स। ये प्रॉपर्टी कौन सी, ये जो हमने पढ़ी रेस्ट और मोशन, यूनिफॉर्म मोशन वाली, ये वाली प्रॉपर्टी किसी बॉडी की, ठीक है ना, कंटिन्यू in the state of rest or uniform motion until acted by a net external force, or the inability of a body to change its state unless acted upon by a net external force is called inertia। अब ये देखो, ये inertia क्या है कि जो कोई बॉडी, जैसे कोई फुटबॉल था, वो क्या था, रेस्ट पे था, ठीक है ना, वो नहीं चाहता था कि अपनी स्टेट चेंज करना, ठीक है ना, तो वो जो उसकी इनएबिलिटी है टू चेंज इट्स स्टेट, उसे हम क्या कहेंगे, इनर्शिया, ठीक। या कोई बॉडी जो है, वही फुटबॉल जो है यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, वही फुटबॉल जो है यूनिफॉर्म मोशन में जो है जा रहा है, ठीक है, तो वो नहीं चाहेगा अपने मोशन को कम करना या स्पीड को कम करना, मीन्स रेस्ट में आना वो कभी भी नहीं चाहेगा, तो वो उसकी इनएबिलिटी जो है उसे हम क्या कहते हैं, इनर्शिया। आई होप आपको समझ में आई। इसका क्या मतलब है कि कोई बॉडी जो है रेजिस्ट कर रही है, मीन्स जो जो इफेक्ट हम उसे दे रहे हैं वो नहीं चाहती है, ठीक है ना, तो उसके उस रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं, इनर्शिया। मीन्स वो फुटबॉल जो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, उसने नहीं घिसना वहां से, लेकिन हम लात मार रहे हैं उसको कि नहीं भाई तूने स्टेट चेंज करनी है, लेकिन वो बोल रहा है कि मैंने नहीं करनी, मैं ठीक हूँ यहाँ पे, तो वो जो उसकी इनएबिलिटी है टू चेंज द क्या बोलते हैं, स्टेट ऑफ रेस्ट, या क्या बोलेंगे, या कोई चीज़ मोशन में है तो वो चाहेगी कि मैं मोशन में ही रहूं, मैंने नहीं रुकना है, लेकिन हम बोलेंगे उसको नहीं तूने रुकना है, तो वो जो उसकी इनएबिलिटी है उसे हम क्या कहते हैं, इनर्शिया। आई होप इनर्शिया आपको समझ आई, ठीक। हैंस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन is also known as law of inertia और गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया। इसीलिए इसी वजह से न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया या गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया। समझ आई। इनर्शिया क्या है कि किसी बॉडी का रेजिस्टेंस, कि भाई मुझे नहीं छेड़ो, मैंने बस सो के ही रहना, ठीक है ना, मैंने रेस्ट पे ही रहना, मुझे नहीं छेड़ो, तो वो जो रेजिस्टेंस है उस बॉडी का, उस फुटबॉल का, किसी ऑब्जेक्ट का, कि नहीं मैंने रेस्ट पे हूँ, मुझे रेस्ट पे ही रहना है, उसे हम कहते हैं इनर्शिया। या कोई मोशन में है, बोलता है नहीं मैंने नहीं सुधरना है, मैंने मोशन में ही रहना है, समझ आई, तो वो है इनर्शिया। जैसे एक बंदा हम बोलेंगे यार सुधर सुधर, तो ठीक काम नहीं कर रहा, वो बोलता है नहीं आप रहने दो, मैं ठीक कर रहा हूँ, मैं अपने तरफ से बिल्कुल ठीक हूँ, वो जो है अपोज कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है हमारी अच्छी बातों को, तो वो क्या है, उसका इनर्शिया, ठीक। होप बड़े अच्छे से आपने समझ लिया। टाइप्स ऑफ इनर्शिया क्या है, बेस्ड ऑन द स्टेट ऑफ बॉडी, ठीक है, इनर्शिया इज क्लासिफाइड एज फॉलोज। इनर्शिया को देखो, स्टेट ऑफ बॉडी क्या होगी, रेस्ट में भी हो सकती है बॉडी, मोशन में भी हो सकती है, या डायरेक्शन, तो उसी तरह जो है उसी बेस पे जो है हम इनर्शिया को भी जो है क्लासिफाई करते हैं। तो कैसे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या, कि किसी उस बॉडी का रेजिस्टेंस टू चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट, कि मुझे रेस्ट पे ही रहना है, मुझे अपनी स्टेट जो है चेंज नहीं करनी, मीन्स मुझे मोशन में नहीं जाना। तो या अगर कोई मोशन में है तो वो कहेगा कि नहीं मुझे मोशन में ही रहना है, मुझे रेस्ट में नहीं आना है, तो वो क्या है हमारे पास, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। फॉर एग्जाम्पल हम इसे कैसे देखेंगे रेस्ट वाले की अगर हम बात करें, तो देखो रेस्ट वाली कंडीशन के लिए हम क्या, एक बेस्ट एग्जांपल लेंगे कि हमने क्या किया, किताबों का ढेर लगाया, ये हमारे पास बुक्स जो हैं पड़ी हुई है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, ये वाली बुक्स को हम खींचेंगे, ठीक है ना, ऐसे पड़ी रहती है ना बुक्स, जब पढ़ता नहीं कोई तो वो जो बुक्स जो है, जब हम इस वाली बुक को खींचेंगे, ये वाली बुक हमने निकालनी है, तो ये निकल जाएगी, ये ऊपर वाली बुक्स जो है ऐसे की ऐसे ही रहेंगी, मीन्स ये रेस्ट पे ही रहेंगी, ये बोलेंगे हमें नहीं स्टेट चेंज करनी है, ये है इनर्शिया ऑफ रेस्ट।
या फॉर एग्जांपल ये हमने एक गिलास ले लिया, ठीक है ना, इस गिलास के ऊपर हम क्या रखेंगे, इस गिलास के ऊपर हम एक कार्डबोर्ड रखेंगे, ठीक है, समझ लेना है। तो यहाँ इसके ऊपर हम कॉइन रखेंगे एक, ठीक है। अब हमने क्या है, इस कार्डबोर्ड को जो है फिंगर से धक्का दिया, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कार्डबोर्ड तो नीचे गिर जाएगा, लेकिन ये कॉइन जो है कहाँ पे चले जाएगा, इस गिलास पे। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि इसका तो हमने स्टेट चेंज करवा ली, लेकिन ये कॉइन बोलता है नहीं भाई मुझे रेस्ट पे ही रहना है, तो इसीलिए ये रेस्ट पे ही रहेगा और ये आ जाएगा क्लास में। आई होप समझ आगे आप कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, ये सारा का सारा इनर्शिया ही है। तो मोशन की एग्जांपल अगर हम ले लें तो देखो मोशन के केस में क्या होने वाला है, अगर हम किसी बस में खड़े हैं, ठीक है, और बस जो है चल दी अचानक से, तो उस केस में क्या होगा कि हम क्या करेंगे, पैसेंजर्स का क्या होगा, उनको पीछे की तरफ धक्का लगेगा, लगेगा ना। अब जब हम बैठे थे, हमारे हम जो सीट पे बैठे थे या खड़े थे, तो उस केस में क्या होने वाला है कि जब बस चल दी, मीन्स बस ने मोशन पकड़ा, तो हमारी बॉडी को क्या है, हम बोलते हैं कि नहीं, हमारी बॉडी बोलती है कि नहीं मुझे जो है रेस्ट पे ही रहना, ठीक है, मुझे मोशन में नहीं आना। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो सरफेस जो है हमारी, जैसे अब खड़े खड़े हैं पैसेंजर खड़े खड़े हैं, तो जो पैर जो है उस बस के फ्लोर पे हैं, सरफेस पे हैं, वो तो मोशन में आ भी जाएंगे, लेकिन जो बाकी बॉडी है वो मोशन में उतनी जल्दी नहीं आएगी, तो इसीलिए जो हमें पीछे के लिए धक्का लगेगा, तो वो भी क्या है, इनर्शिया है, ठीक। हमारी ऊपर वाली जो बॉडी है, जब उसको पीछे धक्का लगेगा तो उस धक्का लगने का क्या मसला है कि वो बोलेगी नहीं मैं रेस्ट में ही थी, मुझे रेस्ट पे ही रहना है, मुझे मोशन पे नहीं जाना। नेक्स्ट देखते हैं हम इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, इफ ए बॉडी इज इन ए स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, अगर कोई बॉडी इन ए स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन है तो वो चाहेगी कि वो कंटिन्यू इन ए स्टेट ऑफ मोशन रहे, जब, ठीक है ना, जब तक ना कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है उस पर एक्ट करे। तो इसे हम कैसे देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल एक लड़का जो है दौड़ रहा है, ठीक है, और अचानक से उसका पैर जो है किसी पत्थर के साथ टकराया, जब उसका पैर किसी पत्थर के साथ टकराया तो वो पैर जो है किस में आ गया, रेस्ट में, वो पैर तो रेस्ट में आ गया, लेकिन जो ऊपर बॉडी थी उसकी, वो बोलती है मुझे रेस्ट में नहीं आना, मुझे तो मोशन में ही रहना है, तो वो जो मोशन के रहने के चक्कर में क्या हो जाएगा, वो बंदा जो है गिर जाएगा, ठीक है ना, उसे आगे की तरफ जो है धक्का लगेगा। आई होप आपको समझ आई। या क्या होगा कि एक आदमी जो है बस में जो है, पैसेंजर जो है रश ज़्यादा बस में और खड़े खड़े हैं, बस चल रही है, अब वो क्या है, मोशन में है, वो बोलेगा मुझे नहीं रुकना है, ठीक है, ये है इनर्शिया के रेजिस्ट करना किसी चेंज ऑफ स्टेट को, ठीक है, वो बोलेगा मुझे नहीं रुकना, तो बस जो है अचानक से ब्रेक लग जाएगी, जब बस रुक जाएगी तो हमारे पैर जो है जो डायरेक्टली किसके साथ जुड़े हुए हैं, बस के फ्लोर के साथ, तो वो जो है थम जाएंगे, ठीक है ना, वो रेस्ट पे आ जाएंगे, लेकिन हमारी जो ऊपर की बॉडी है वो तो बोलेगी भाई मुझे तो किसमें रहना है, मोशन में, तो हमें धक्का कैसे लगेगा, हमें आगे के लिए धक्का लगेगा। तो ये है इनर्शिया ऑफ मोशन। नेक्स्ट देखते हैं हम इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है, इट इज द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑन इट्स ओन। मीन इसे हम कैसे समझेंगे, इसे हम ऐसे समझते हैं, ये यहाँ पे कोई गाड़ी है, ये बंदा इसमें बैठा है, तो मोशन ऑफ कार क्या है, ये है मोशन ऑफ कार, मोशन ऑफ कार। तो यहाँ पे है, यहाँ पे क्या होगा, जैसे गाड़ी चल रही है और अचानक से गाड़ी ने मोड़ काटा, ठीक है, अचानक से गाड़ी ने जो है पहले सीधी डायरेक्शन में थी, अब जो है अचानक से गाड़ी ने मोड़ काटा, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो पर्सन यहाँ पे बैठा है ये बोलेगा नहीं मुझे मोड़ नहीं काटना, मुझे गाड़ी के साथ नहीं मुड़ना, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि गाड़ी इधर के लिए मुड़ेगी और पर्सन कहाँ के लिए, इसको कहाँ के लिए जर्क लगेगा, इस तरफ जो है ये झुक जाएगा,
पर्सन। ठीक है, ये क्या है, डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मीन्स वो बोलेगा नहीं, मुझे जो है अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करनी, मुझे इसी डायरेक्शन में जाना है। ये पर्सन क्या बोलेगा कि मुझे तो इसी डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, लेकिन गाड़ी का मोशन कहाँ के लिए, इसके यहाँ के लिए, तो इसलिए जो है इसको इस तरफ जो है इसे जो है जर्क लगेगा। ठीक है, या जब सर्कुलर पाथ में, गाड़ी चलती है तो उस कंडीशन में क्या होता है, कि हम सीट पे अगर बैठे, अगर हम सर्कुलर पाथ में गाड़ी चला रहे हैं तो हम सीट पे बैठे हैं, तो हमारा जो पोर्शन जो है सीट पे है, जो हिस्सा जो है बॉडी का सीट के साथ अटैच है, वो कहाँ के, उसी गाड़ी की तरफ जाएगा। लेकिन जो ऊपर वाला हिस्सा है, हमारे हाथ जो स्टेयरिंग को पकड़े हुए हैं, या अ, हमारे जो है हेड वगैरह है, तो उसे जो है बाहर की तरफ जो है धक्का लगेगा। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी बोलेगी कि नहीं, मुझे डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है। ठीक, अब ये देखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन मास एंड इनर्शिया। तो रिलेशन बिटवीन मास एंड इनर्शिया क्या है, ये ज़रा ध्यान से देखना, कि हैवी बॉडी हैज़ मोर इनर्शिया देन ए लाइटर बॉडी। याद रखना कि जितनी बॉडी हैवी होगी, जिस बॉडी का मास जितना ज़्यादा होगा, उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम फुटबॉल ले लेते हैं, यहाँ पे क्या ले लेते हैं, फुटबॉल। ठीक है, तो फुटबॉल को हम क्या करेंगे, हमने फुटबॉल को लात मारी, तो लात मारी तो उसकी स्टेट जो है चेंज हो गई, और उसी फुटबॉल के साइज की जितना हमारे पास क्या है, आयरन बॉल है, लोहे का बॉल है, आयरन बॉल है। अब हम उसे लात मारेंगे तो वो क्या चलेगा, अगर चलेगा भी तो कितना, बहुत कम, मीन्स वो बहुत कम अपनी स्टेट जो है चेंज करेगा। समझ आई? मीन्स मास ज़्यादा तो इनर्शिया ज़्यादा, मतलब उसकी रेजिस्टेंस की पावर ज़्यादा, नहीं मुझे स्टेट चेंज नहीं करनी है। या हम क्या कहें कि ये जो फुटबॉल जो है चल रहा है, मूव कर रहा है, हमने इसे रोकना है। ठीक है, तो जितनी फोर्स हमें लगेगी उसको रोकने के लिए, ठीक, तो अगर वही आयरन का बॉल जो है अगर हमने रोकना है, तो हमें ज़्यादा फोर्स देनी है उस बॉल को रोकने के लिए। क्यों? क्योंकि उसका इनर्शिया जो है ज़्यादा, वो बोलेगा नहीं मुझे नहीं रुकना है, तो हमें उसे जो है ज़्यादा फोर्स दे के रोकना है। या एक ट्रक है, जो लोडेड ट्रक है, तो उसको रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत लगेगी, और एक ट्रक जो है खाली है, खाली चल रहा है, तो उसको मोशन को रेस्ट में लाने के लिए जो है हमें कम फोर्स की ज़रूरत लगेगी। ये है रिलेशन बिटवीन मास एंड इनर्शिया। मींस हैवी बॉडी हैज मोर इनर्शिया देन ए लाइटर बॉडी, और ये याद रखना, मास ऑफ ए बॉडी इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, मास ऑफ ए बॉडी इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। आई होप आपको समझ आई। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बेस्ट ऑफ लक।